जानिए कैसे चार भाइयों ने श्रीलंका को बर्बाद कर डाला। आज की तारीख श्रीलंका में 1 किलो चावल का दाम 200 रुपए दोस्तों। एक सिलेंडर की कीमत 4500 रुपए। आधा लीटर दूध 900 रुपए का है। वहीं 1 किलो चीनी के दाम 200 रुपए तक पहुंच चुके हैं। यह हालात हैं श्रीलंका के। ना है इस देश में पेट्रोल बचा है, ना ही डीजल। पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए यहां पर सेना के जवान तैनात किए गए हैं। बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए इस देश में अब कागज भी नहीं बचा है। कागज तो छोड़िए, कई लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। लोग इतने ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं कि सड़कों पर हिंसक आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन श्रीलंका के हालात सिर्फ इन 4 भाइयों की वजह से हुए हैं। कौन है ये 4 भाई, आज जान लीजिए। राजपक्षे परिवार के परिवारवाद ने श्रीलंका को जलाकर रख दिया है, जिसकी शुरुआत 2005 से हो चुकी थी। 2005 में इनमें से एक भाई महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया, जिसके बाद इनके परिवार के बाकी लोग धीरे धीरे सत्ता पर काबिज होते चले गए। इनके दूसरे भाई गोटाबाया राजपक्षे को डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। फिर इनके छोटे भाई बासिल राजपक्षे को राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। सन 2005 से 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन आज के समय ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। वहीं महिंद्रा राजपक्षे के बड़े बेटे को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कि सारा खेल जो राजनीतिक हो रहा था वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा था, उसके बाहर नहीं। इसके बाद गोटाबाया राजपक्षे को 2019 में राष्ट्रपति का पद दे दिया गया। इसके बाद बारी आती है बासिल राजपक्षे की, जिन्होंने 2021 में श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला। आपको बता दें कि इन्हें मिस्टर 10% भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका में होने वाले किसी भी डेवलपमेंट कार्य के लिए, काम के लिए ये 10% कमीशन लेते हैं। मतलब कहानी किस ओर जा रही है ये आप समझ चुके होंगे। कोई भी देश जब डूबता है तो इसी प्रकार के करप्शन से डूबता है। करप्शन की शुरुआत छोटी होती है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे देश को ही खाकर खत्म कर देता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है श्रीलंका के साथ। आखिर में बारी आती है चमन राजपक्षा की, जो पहले स्पीकर थे, फिर शिपिंग और एविएशन मिनिस्टर बने और आज के समय ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ हैं। ये वो 4 लोग हैं जो राजपक्षे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन चारों के ऊपर कई बार मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, मर्डर, इस तरह के ढेरों आरोप लगते आए हैं। लेकिन ये सभी इतने ऊंचे पदों पर बैठे थे कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक समय ऐसा आया कि इस पूरे परिवार ने श्रीलंका की जीडीपी का 75% अपने हाथों में ले लिया। सोचिए जरा, खाना पर इतना खाना कि पूरे देश को ही खा जाना। जीडीपी का 75% इन्होंने अपने परिवार के अंडर में ले लिया। मतलब जितनी संपत्ति जो एक देश की होती है उसका 75% सीधा जो आय होती है एक देश की, वो इस परिवार ने गड़गड़ कर ली, जिसकी वजह से आज श्रीलंका के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि वहां के लोग 2 वक्त छोड़ दीजिए, 1 वक्त के खाने के लिए बुरी तरीके से मोहताज हैं। आज जो श्रीलंका के हालात हैं इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। श्रीलंका का 90% फॉरेन रिजर्व रबर, चाय और नारियल से आता था। श्रीलंका इसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन 1950 में जब इंटरनेशनल मार्केट में इन सभी प्रोडक्ट्स के दाम गिरने लगे तो इनकी आय आधी से भी कम हो गई। लेकिन मुसीबत यह थी कि एक्सपोर्ट से जितनी भी आय होती थी उसका सिर्फ 10% श्रीलंका को डेवलप करने में लगाया जाता था। 1980 में श्रीलंका और तमिलियन सिविल वॉर शुरू हो गया और अब श्रीलंका की सरकार अपना सारा का सारा पैसा डिफेंस में खर्च कर रही थी। यानी कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत आय हो रही थी उसका इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट पर नहीं किया गया। उन पैसों को बैंकों में जमा करके लोगों को लोन में अगर दिया जाता तो श्रीलंकाई लोगों को लोन लेकर रोजगार लेने में सहूलियत होती, नए नए बिजनेसेस डेवलप होते, लोग कमाते तो कुछ पैसा कर से देते और उनके कर और उनके टैक्सेस से जो देश की ट्रेजरी है वो भी भरती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी पैसा कमाया गया उस देश के द्वारा उसे खा लिया गया या फिर वॉर में लगा दिया गया। श्रीलंका अपनी आर्थिक हालात से जूझ ही रहा था। तभी 2005 में राजपक्षे सरकार बनी और फिर इन्होंने श्रीलंका की आर्थिक हालत को और भी बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2009 तक सिविल वॉर चलता रहा। अब ऐसा हो गया था कि इस वॉर की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने बंद हो गए थे। अब भला दूसरे देश के लोग किसी ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जहां ऑलरेडी सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा हो।
जिसकी वजह से अब श्रीलंका जब कभी भी दूसरे देशों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेने जाता था उस वक्त 2009 में, तो उसे बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। लगातार ये बाकी देशों से IMF जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते रहे इस उम्मीद से कि श्रीलंका को डेवलप कर पाएंगे, लेकिन लोन का ज्यादातर पैसा डेवलपमेंट में कम, राजपक्षे परिवार के विकास में ज्यादा खर्च किया गया। लेकिन फिर इनके मन में ख्याल आया कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप किया जाए। इसके लिए श्रीलंका सरकार कर्ज लेने के लिए भारत और अमेरिका के पास पहुंची, लेकिन भारत और अमेरिका को इस पोर्ट से कोई खास इनकम नहीं होने वाला था, एक घाटे का सौदा था, इसलिए दोनों देशों ने मना कर दिया। आखिर में ये पहुंच गए चीन के पास, और चीन तो वैसे ही कमजोर देशों को अपने डेप्ट ट्रैप में फंसाने में माहिर है। कर्जा देता है, फिर फांस लेता है और उसके बाद उनकी जमीनों पर कब्जा करके अपनी सेनाओं की टुकड़ियों को बैठा देता है। चीन को मौका मिल गया और उसने श्रीलंका को $7 बिलियन दे दिया, लेकिन श्रीलंका इस कर्जे को चुका नहीं पाया और आखिर में श्रीलंका को अपना बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ा। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने लगभग पूरी दुनिया से कर्ज लिया, लेकिन चीन से इन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया। लगातार ये कर्जा लेते रहे और अब इनकी हालत ऐसी हो गई कि इनकी GDP से ज्यादा ये कर्जे का ब्याज चुका रहे थे। लेकिन अभी भी श्रीलंका को अपने टूरिज्म से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। हर महीने करीब $455 मिलियन अपने टूरिज्म से ये निकाल रहे थे, लेकिन फिर कोरोना महामारी ने इसमें भी सेंध लगा दी। श्रीलंका की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, टूरिज्म रुक चुका था, 2 साल तक रुका रहा। 2021 के आते आते टूरिज्म से इनकी रेवेन्यू सिर्फ $3 मिलियन रह गई। पूरा देश गरीब हो चुका था। लेकिन राजपक्षे सरकार ने ऊट पटांग फैसले लेने बंद नहीं किए। 2021 में राजपक्षे सरकार ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, इस उम्मीद से कि इन्हें इससे $400 मिलियन का मुनाफा होगा। लेकिन हुआ इसका उलट। अचानक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक न मिलने की वजह से उत्पादन पूरी तरह से घट गया, जिसकी वजह से खाने पीने के सामानों के दाम आसमान छूने लगे और इनकी आर्थिक हालत अब और भी ज्यादा बदतर हो गई। अब तक श्रीलंका जो बाकी देशों को अपने मसाले एक्सपोर्ट करता था, चावल एक्सपोर्ट करता था, अचानक उत्पादन में आई कमी की वजह से ये सारी चीजें बंद हो गई और श्रीलंका की इकोनॉमी को एक और जबरदस्त झटका लगा। आज ये देश पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है। इसी साल के जुलाई महीने में, 2022 के जुलाई महीने में इस देश को $1 बिलियन का कर्ज चुकाना है और इस तरह के ऐसे कई कर्ज हैं जो शायद अब ये देश चुका नहीं पाएगा। इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी है, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका से हमें यही सीखना चाहिए कि करप्शन अगर हमारे देश में भी रहा, अगर हमारे देश में भी मिस्टर 10% जैसे लोग रहे, जो कि ऑलरेडी हैं हमारे देश में, हम बता तो नहीं सकते वो कौन है, लेकिन हमारे देश में भी अभी भी करप्शन चलता है। अलग अलग विभागों में, लोकल स्तर पर, स्टेट के स्तर पर, नेशनल स्तर पर कहीं ना कहीं करप्शन हमारे देश में है, जिसके चलते हमारे देश के भी डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो जिस तरीके से श्रीलंका पिटी है, भारत भी इस करप्शन के आगोश में आ सकता है। जितनी जल्दी भारत अपना करप्शन विरोधी रेगुलेशन नहीं शुरुआत कर देता, जिसकी अगर नहीं कर पाया शुरुआत, तो भारत को भी नुकसान हो सकता है। जितना हो सके श्रीलंका की इस हालात को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और जब हो सके, जितना हो सके, करप्शन का, भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध करें। शेयर करें इस संदेश को। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।